स्वागत है आज की ताज़ा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोट्स टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताज़ा अपडेट्स। इन खबरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए जरूर जाइए www.livelaw.in पे। वैसे तो इन सारी ही खबरों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आइए आज के एपिसोड को शुरू करें। शुरुआत करते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण खबर से। सुप्रीम कोर्ट ने आज 20 नवंबर को जयपुर के फोर्टिस अस्पताल के एक डॉक्टर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय रैकेट के संबंध में अवैध किडनी प्रत्यारोपण करने का आरोप है। यह कहते हुए कि यह एक गंभीर मामला है जिसकी कानून के अनुसार जांच की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता को राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ ने न्यायमूर्ति गणेश राम मीना ने 30 अगस्त को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। आज मामले की शुरुआत में न्यायमूर्ति रविकुमार ने कहा, अग्रिम जमानत का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि यह ऐसा गंभीर मामला है। यह पूरा मामला फोर्टिस अस्पताल में चल रहे अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट के संबंध में है। इसमें फर्जी एनओसी बनाई गई हैं और किडनियां निकाली गई हैं। एक और बड़ी खबर में सुप्रीम कोर्ट ने आज हिमाचल प्रदेश राज्य में सरकारी नौकरियों में विशेष रूप से विकलांग बच्चों वाली कामकाजी माताओं के लिए बाल देखभाल अवकाश यानी चाइल्ड केयर लीव की मांग करने वाली एक एसएलपी का निपटारा कर दिया। जब न्यायालय को सूचित किया गया कि राज्य सरकार ने केंद्रीय योजना के अनुसार बाल देखभाल अवकाश अधिसूचित किया है। एसएलपी याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई थी, जो नालागढ़ के सरकारी कॉलेज के भूगोल विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। उनका 14 साल का बेटा ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी से पीड़ित है और इस मेडिकल कंडीशन के कारण बेटे के जन्म के बाद से कई सर्जरियां हो चुकी हैं। याचिकाकर्ता की याचिका के अनुसार बेटे को जीवित रहने और सामान्य जीवन जीने के लिए निरंतर उपचार और सर्जिकल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। उनके उपचार के कारण याचिकाकर्ता ने अपनी सभी स्वीकृत छुट्टियां समाप्त कर ली थी। आज जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ने एसएलपी का निपटारा कर दिया, जब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रगति निखारा याचिकाकर्ता की ओर से ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवाओं को अधिसूचित करने के लिए 31 जुलाई 2024 को एक अधिसूचना जारी की है। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को काम से संबंधित बाल देखभाल अवकाश पर अपनी नीतियों की समीक्षा करने के लिए पारित निर्देशों के अनुसार आया है, जिसमें माताएं विशेषकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों वाली माताओं की बात की गई थी। अगली खबर में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एयरसेल मैक्सिस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर बुधवार को रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहारी ने यह आदेश चिदम्बरम की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। चिदम्बरम ने अभियोजन की मंजूरी ना होने के आधार पर आदेश को चुनौती दी थी। उनका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन, अधिवक्ता अर्शदीप सिंह और अधिवक्ता अक्षत गुप्ता ने किया। इस मामले में ईडी ने 13 जून 2018 को शिकायत दर्ज की थी और सीबीआई ने जुलाई 2018 में आरोप पत्र दाखिल किया था। कोल्लम में 24 घंटे 7 दिन ऑन, ओपन और नेटवर्क युक्त न्यायालय वकीलों के लिए आवेदन फाइल करने जैसी डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने, स्थगन की मांग करने, मामलों की निगरानी करने और न्याय के त्वरित वितरण के लिए 24 घंटे समन ट्रैक करने के लिए एक पहल है। ऑन कोर्ट अधिवक्ताओं और कानूनी बिरादरी में शामिल सभी लोगों के लिए चीजों को आसान और अधिक कौशल बना देगा। शुरुआत में इसे पराक्रमीय लिखत अधिनियम यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत चेक अनादरण मामलों से निपटने के लिए लॉन्च किया जाएगा। यह पहल भारत में न्यायिक प्रणाली को डिजिटल बनाने और आधुनिक बनाने,
इसे वादियों और वकीलों के लिए अधिक सुलभ, कुशल और पारदर्शी बनाने के व्यापक प्रयास का एक हिस्सा है। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने विवादास्पद पुजारी यति नरसिंहानंद के एक सहयोगी की शिकायत के बाद पिछले महीने गाजियाबाद पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया है। यति नरसिंहानंद सरस्वती ट्रस्ट की महासचिव उदिता त्यागी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में दावा किया गया है कि जुबैर ने मुसलमानों द्वारा उनके खिलाफ हिंसा भड़काने के इरादे से 3 अक्टूबर को नरसिंहानंद के एक पुराने कार्यक्रम की वीडियो क्लिप पोस्ट की थी। जुबैर पर धारा 196 धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 228 झूठे सबूत गढ़ना, 299 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना, 356 भाग 3 मानहानि और 351 भाग 2 आपराधिक धमकी के लिए सजा से भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था। जुबैर ने याचिका को रद्द करने और दंडात्मक कार्यवाही से सुरक्षा की मांग के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया है। अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि उनकी एक्स यानी ट्विटर पोस्ट में यति के खिलाफ हिंसा का आह्वान नहीं किया गया था। आज की आखिरी खबर में फिल्मों की पूर्व सेंसरशिप के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को कल सूचित किया गया कि याचिकाकर्ताओं की मुख्य शिकायतें वृत्ताचित्रों यानी डॉक्यूमेंट्रीज के विनियमन और फिल्म प्रमाणन के मामलों में सीबीएफसी पर केंद्र की पुनरीक्षण शक्ति से संबंधित है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले की सुनवाई की। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने नारायणन से सवाल किया, क्या फिल्मों में भी प्री सेंसरशिप पूरी तरह से बंद हो जाएगी? वकील ने सकारात्मक में जवाब दिया। इसके जवाब में नारायणन ने दोहराया कि अधिसूचना वृत्ताचित्रों यानी डॉक्यूमेंट्रीज के संबंध में नहीं है। हालांकि एएसजी ने तुरंत कहा कि यह एक विकासशील क्षेत्र है। अंततः न्यायालय ने एक संबंधित याचिका में संशोधन के लिए दायर एक आवेदन को स्वीकार कर लिया और मामले को जनवरी 2025 तक के लिए पोस्ट कर दिया। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर और सिर्फ 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।